What is order of reaction? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? देखिए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आप लोग अभिक्रिया के वेग के थ्रू जाना है कि जो अभिक्रिया है कि एक गैप पड़ गया, इसलिए 1 सेकंड में दोहरा देता हूं। अगर कोई भी अभिकारक में के जितने मोल लिए जाते हैं वह भाग, बल्कि भाग वह लेता है जितना मॉलिक्यूल टूट करके संघट्टवाद थ्योरी के अनुसार केवल उतने ही मॉलिक्यूल अभिक्रिया में कि अगर हमने ई मोल परंतु उसमें से मोल ही टूट कर भाग लिए, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो की सांद्रता को अभिक्रिया के सक्रिय द्रव्यमान की पावर n, ये हो गई अभिक्रिया का वेग जो आप पढ़ चुके हैं। हाँ जी, तो अब हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है ऊपर उपस्थित सांद्रता के घातों के समानुपाती, उसे हम कहते हैं। क्लियर है? लिख दीजिए। लिखिए, क्रिया का वेग नियम समीकरण में सांद्रता पदार्थ के घातों क्रिया के वेग नियम समीकरण में कट सांद्रता पदों की घातों का योग, समझ में आया बेटा? घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हाँ बेटा, हो गया। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। पहले बता दो, आप लोग समझ रहे हो? वो अभिक्रिया जरूर याद होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये तो समझा देख लो, अगर समझ आ जाती है तब आगे बढ़ेंगे, तो समझाएंगे। जैसे चलो ऐसे ही हम 1-2 उदाहरण और लेते हैं, फिर हल करके समझा लेते हैं, तब आप बताओ क्या आपकी स्थिति है। जैसे सपोज कर लो कि कोई एक अभिकारक A है जिसके N1 मोल क्रिया में भाग ले रहे हैं तथा N2 मोल B के अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद C के M1 मोल और उत्पाद D के M2 मोल ये प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो अब अगर हम अभिक्रिया वेग का नियम अप्लाई करें तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया वेग आप तो जानते ही हैं क्रिया के वेग का नियम, क्रिया की वेग अथवा क्रिया की दर अभिकार के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रताओं के घात के समानुपाती है।
वेरी गुड ही पढ़ा। तो बोलो मान पावर n1 n2। अब अगर हम इसे भी से डिनोट करें तो भी प्रपोज ए n1 इंटू बी। अब बोलो बराबर करेंगे तो वेग स्थिरांक n1 इंटू बी n2। उसी तरह इसको अगर मैं लिखता तो के ए के पावर n हो जाता। अब परिभाषा अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर घातों के योग के। बोलो ये n है, बोलिए घातों का योग n1 प्लस n2। तो ये जो घातों का योग आया है या n1 प्लस n2 आवे चाहे एक आवे दो, क्या आप हमको समझ गए? ये तो वेग का नियम है। अब क्रिया की कोटि वो नहीं है, अब क्रिया की कोटि है अभिकारक के ऊपर उपस्थित घातों की संख्या का योग। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पर देखिए फिर से एक बार समझिए, किसी भी हो अक्रिय वेग समीकरण के अनुसार उसके सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर, सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर, ये जो अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर घातों की संख्या के योग को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आ गई बेटा? अब बहुत आसानी से बोला जा सकता है, एक बार फिर से समझ लो। किसी भी हो रही अपक्रिया में अपक्रिया वेग समीकरण के अनुसार उसके अपक्रिया के वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घातों पर निर्भर करता है। उसी घातों का योग उस अपक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कठिन लगा? अब पढ़ सकते हो ना? फिर से पढ़ रहा हूं, आप फिर से देख लो। इच्छा होगी बोलना, नहीं इच्छा है कोई दिक्कत नहीं। किसी भी हो रही अपक्रिया में अपक्रिया वेग नियम के समीकरण के अनुसार उसका वेग अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अतः उस अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों पर उपस्थित घातों का योग उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अगर बाय द वे कोई बच्चा भूल भी जाए, अगर इतना याद रखेगा तो काम चल जाएगा कि किसी भी हो रही अपक्रिया की वेग उसके अपक्रिया की सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घातों के योग के तुल्य होता है। समझ गए? या जैसा कि यहाँ लिखा हूं उस तरह भी बोल सकते हो कि किसी भी अपक्रिया की कोटि अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के ऊपर उपस्थित घातों के संख्याओं के योग के तुल्य होता है। अब कहां दिक्कत है? श्योर हो गया? तो अब प्रकार करा जाए बात बेटा थे। जल्दी करो, आपको जो करना है करो। हमने दो एग्जाम्पल से समझा।
ठीक है, तो अब हम समझ गए मैटर क्या है। जो अभिकारक होंगे उनके सक्रिय द्रव्यमान पर कितने घात हैं बेटा, उस घातों का योग मुझे चाहिए, वो कहलाएगा अपक्रिया की कोटि। बेटा ने अब लीजिए अपक्रिया की कोटि के प्रकार। काइंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, अपक्रिया की जो कोटि है वो कुल 5 प्रकार की संभावित है, तो देख सकते हो यह कुल 5 प्रकार की होती है। यह कुल 5 प्रकार की होती है, ठीक है बेटा। अब कोई तकलीफ? कौन कौन 5 प्रकार के बेटा? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप अभिकारक में एक से ज्यादा अभिकारक भाग, अब किसी अपक्रिया में एक से ज्यादा अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो उनके सक्रिय द्रव्यमान के ऊपर जो घात है आप उसको जोड़ोगे तो आपके पास बड़ा ही आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट आने वाला है। देखिए कैसा, एक तो शून्य आने वाला है, तो शून्य जिसके घात का योग आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि उस अभिक्रिया में अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं कर रहा, यानी वो उसके सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरा ले लें, तो जब जोड़ोगे तो पूर्ण संख्या या तो आएगी या तो अपूर्ण संख्या आएगी। तो अगर पूर्ण संख्या आएगी तो कितनी तक आ सकती है? 1 2 3, समझ आ गया? तो उस आधार पर हम इसे कहेंगे प्रथम ऑर्डर ऑफ, प्रथम यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन मिलेंगे जिनका अगर हम अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घातों का योग करेंगे तो वह पूर्ण संख्या न आकर भिन्न या दशमलव में आएगा, तो उसे कहेंगे प्रभाजी अभिक्रिया की कोटि। यानी कि कुल मिला के अब हमारे पास 5 हो गए, 0 1 2 3 और प्रभाजी, यानी कि जो दशमलव या बटा में आएगा। तो इस आधार पे हम अभिक्रिया की कोटि को 5 प्रकार की अभिक्रिया की कोटि में बांट सकते हैं। समझ आ गई? लिख दीजिए, ये 5 प्रकार की होती है। पहला शून्य अभिक्रिया की कोटि, शून्य अभिक्रिया की कोटि यानी 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा प्रथम अभिक्रिया की कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी द्वितीय अभिक्रिया की कोटि। चौथा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी तृतीय अभिक्रिया की कोटि। और पांचवा प्रभाजी अभिक्रिया की कोटि यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो गया भाई? फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है? हाँ बेटा, ऑनलाइन बच्चों नीतीश देखो बेटा, शून्य अभिक्रिया की कोटि, प्रथम अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि, तृतीय अभिक्रिया की कोटि और प्रभाजी अभिक्रिया की कोटि। क्लियर? तो इस तरह से बताओ कितनी बन गई बेटा? 5।
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और प्रभाजी। आपको मेमोराइज करने के लिए आपको मंत्र दिया मैंने। हाँ, यानी कि अगर कोई अपक्रिया हो रही है तो उस अपक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहा है उसके सांद्रता पर अपक्रिया की वेग या रेट निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब उसकी अपक्रिया की कोटि शून्य है तो जीरो ऑर्डर है, और अगर उसका योग एक है तो प्रथम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दो है तो द्वितीय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तीन है तो तृतीय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और अगर दशमलव या भिन्नात्मक संख्या है तो प्रभाजी। अभी आप ये मैंने आपको ध्यान रहे कि ये मैंने आपको एक लाइन में निपटारा करने के लिए बताया, लेकिन अभी हमारे पास सवाल के दो मोड रहेंगे और दोनों मोडों में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सवाल देखते देखते पकड़ लेंगे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और कंपटीशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है, मॉलिक्यूलरिटी से और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। यूपी बोर्ड में तो आता ही है, लेकिन यहाँ तो लिमिट है कि 1 नंबर रहेगा, बट कंपटीशन में ज्यादा है, तो इसलिए कठिनाई कहीं नहीं है। और अभी जब मैं एक एक करके खोलूंगा तो फिर उसमें इनके जो लक्षण बताए जाएंगे वो लक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर इनका हम आपको इंटीग्रेटेड फार्मूला भी बताएंगे जो आपको काम आएंगे यहाँ भी, और रेडियो फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स जो कह रहे थे वहां भी। तो दो जगह ये काम आएंगे। आइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये ओवरऑल जो आपको समझाए क्लियर हुआ आपको? तो बेटा कितने हो गए अपक्रिया की कोटि? 5। अब एक एक करके बात हो जाए। पहला, शून्य अपक्रिया की कोटि। शून्य अपक्रिया की कोटि, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, शून्य अपक्रिया की कोटि, जैसा मैं बार बार कही जा रहा हूं कि अपक्रिया की कोटि शून्य का मतलब घातों का योग शून्य है, यानी कि वह उसके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर उस प्रकार की अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। लिखे बेटा, उसे हम शून्य अपक्रिया की कोटि कहते हैं। उसे हम शून्य अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप बताइए, कोई डाउट है? अब आइए, जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझिए, और आप ये भी समझिए कि इन अपक्रियाओं में वह क्यों नहीं करता। देखिए, अपक्रिया का जो वेग है, आप लोग पढ़े थे कि अपक्रिया के वेग के नियमानुसार उसकी अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, जानते हैं ना, दर को ही वेग कहते हैं, यानी सांद्र परिवर्तन के दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं, यानी dx अपन dt। पढ़े होंगे, भूल गया हो तो फिर बता देंगे। तो देखिए, जब कोई अपक्रिया होती है और विशेषकर गैसों में, तो अगर गैस किसी से भी रिएक्ट करके तुरंत अपक्रिया दे देता है तो इसका मतलब क्या है कि वहां उसके कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, कितने मॉलिक्यूल
एक दूसरे से सघट टक्कर किए, ये उसके लिए मायने नहीं रखता। तो ऐसी अपक्रिया को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो तुरंत टोटल रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन से रिएक्ट किया, तुरंत HCl गैस बना लिया। समझ गए? तो ऐसे अपक्रिया में ये निर्भर नहीं करता, तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, उदाहरण बोले, लिखिए, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोरीन के क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl गैस बनाता है। HCl गैस का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, ठीक। तो इस अपक्रिया में अपक्रिया का वेग के अभिकारक की सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करता। पर यह निर्भर नहीं करता। ठीक है बेटा, ये निर्भर, इसलिए यह शून्य अपक्रिया की कोटि है। शून्य अपक्रिया की कोटि है। आया? अब आपको मैंने मूल कॉन्सेप्ट लिखा दिया। अब इसे समझाने के लिए उदाहरण देके बता रहा हूँ। एक तो यही दूंगा जो अभी आपने लिखा है, और एक हम कोई ABCD मान के दे रहे हैं। पकड़िए और ध्यान से समझिए, फिर उतार लीजिएगा, या साथ उतारना उतार लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। माना कोई एक अभिकारक, कोई एक अभिकारक ए है जो उत्पाद बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। जैसे यहाँ देखिए बोर्ड में, ये कोई ए प्रोडक्ट है, अरे सॉरी, ए रिएक्टेंट है। ये देखिए कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो अब मैं अपक्रिया के नियम से चलूं, बोर्ड में अपना देखते रहिए। इसलिए अपक्रिया के वेग के नियमानुसार बताइएगा, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, आप जानते हैं? गुड। अभिक्रिया का वेग, बोलो, समानुपाती सांद्र परिवर्तन की दर। ऐसा नहीं पढ़ाया गया है? सांद्र परिवर्तन की दर, इसीलिए मैंने कहा चाहे आप साथ कर लें, जैसे हम आपके साथ हैं। तो अपक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू, बोलो, dx अपॉन dt। तो आप बताओ, मैं ए का ले रहा हूं, तो क्या अब हम बराबर करें तो k d a बाई dt लिख सकता हूं बेटा?
अब ए चाहिए हमको उसका सक्रिय द्रव्यमान, और अब देखो इसका कोई मोल यहाँ नहीं लिया गया है, अर्थात जितना है सारा रिएक्ट हो रहा है। तो ये देखो ओके, अब इसके ऊपर कठिनाई हुआ, समझ आया? तो अब बता दो मुझे, किसी के भी घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तो हाई टोटल हल 1 हो गया। तो बोलो भी बराबर की, यानी उसका वेग उसके वेग स्थिरांक के समानुपाती है या तुल्य है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो बराबर 1 हो जा रहा है। क्या लिख दे रहे हैं, बिकॉज ए सक्रिय द्रव्यमान पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर से तो मूल कॉन्सेप्ट यही था। अब आप देख सकते हो, अब इसको तुम गणितीय भी बोल सकते हो बेटा, कि अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर घात की संख्या शून्य है, इसलिए यह शून्य अभिक्रिया की कोटि है। समस्या फिर से, अब हम आपको वो उदाहरण लिख रहे हैं जो अभी लिखे थे। आप देखिए, आप कह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ट्वाइस HCl बना रही है, तो आपके रूल के हिसाब से V प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, क्लोरीन का सक्रिय द्रव्यमान। बोलो, चूंकि यहाँ कोई अमाउंट न देकर सारा रिएक्ट हो रहा है 0 0, तो बोलो V बराबर K हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, क्लोरीन का सक्रिय द्रव्यमान। तो बोलो अब अगर हम निकाल लें, तो बोलो अभिक्रिया का वेग बराबर घातों की संख्या का योग, घातों की संख्या का योग। तो बोलो 0 + 0 इज इक्वल टू, इसलिए 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और मैथमेटिकली कहें तो चूंकि हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान पावर 0 माने, बोलो क्लोरीन का सक्रिय द्रव्यमान पावर 0 माने, तो बोलो K 1 इंटू, तो भी स्टैंड पर, तो इसलिए ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो देयरफॉर यह शून्य अभिक्रिया की कोटि है। बताओ बेटा, हम ही समझ रहे हैं या क्लियर है एकदम? हाँ सर। बेटा इसको मैं दो तरह से आपको रख रहा हूँ, कि अभिक्रिया का कोटि 0 है, इसलिए शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और अगर मैं शून्य को मैथमेटिकली हल कर दूं, तो यहाँ इतना बराबर 1, इतना बराबर 1, और 1 का गुणा करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो हम दोनों परिभाषा से प्रूव कर रहे हैं। ठीक, और कोई डाउट वाला? अब आप कर लें तो फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। ऐसी दो उदाहरण और हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें भी आपको रख दूं 0 ऑर्डर में। अब मतलब समझ गए ना कि 0 कैसे पकड़ना है। जहां पर भी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो 0 ऑर्डर है, और अगर डिपेंड करेगा तो वही इतना मोल, इतना डिसोसिएट, इतना बचा, वही कहानी शुरू हो जाएगी जो पहले से थी।
चले इधर बेटा। ओके बेटा, आइए देखिए एक दो सवाल और हैं, उसको भी आप समझ लें। लिखा है कि अमोनिया NH3 के दो मॉलिक्यूल हैं जो प्लेटिनम की उपस्थिति में 1130 डिग्री पर ये पूर्णतया डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देते हैं। दिखाई दे रहा है? दो नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 से गुणा कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये पूर्णतया डिसोसिएट हो चुका है। तो अब बताइए ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? तो कैसे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, पकड़िए। तो V प्रोपोर्शनल टू NH3 के सक्रिय द्रव्यमान के पावर 0। तो चूंकि ये इस पर मात्रा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए V बराबर की NH3 पावर, तो चूंकि घात शून्य है इसलिए यह ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। इसलिए शून्य अवक्रिया की कोटि है। ओके बेटा, और दूसरा बोलिए क्या हो जाएगा मैथमेटिकली। चूंकि किसी के भी घात अगर शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो देयरफॉर V k into 1, अतः V बराबर k। तो जब अक्रिया का वेग उसके वेग व्यंजक के यानी वेग स्थिरांक के तुल्य होता है, तो इसका तात्पर्य है कि वह अभिक्रिया अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह शून्य ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया बेटा। तब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आइए तो दूसरा लेते हैं। अब लेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम अभिक्रिया की कोटि। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बिना बताए ही आप लोग समझ गए कि अगर किसी हो रही अभिक्रिया में उसके अभिक्रिया का जो वेग है वह अभिकारक पदार्थ की सांद्रताओं के ऊपर निर्भर करे। कैसे निर्भर करे? कि उसके घातों का योग 1 हो, अथवा अगर अभिकारक दुगुना कर दिया जाए तो वेग दुगुनी हो जाए, तिगुना कर दिया जाए तिगुनी हो जाए, यानी कि ये सीधी सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, अथवा उसके ऊपर एक घात के निर्भर कर रहा है, तो उसे हम कह देंगे। अब कोई कष्ट लिख दीजिए। यदि किसी हो रही अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग हो गया अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रता के समानुपाती हो, अथवा उसकी सांद्रता के
ऊपर उपस्थित घातों का योग 1 हो। सही है ना? घातों का योग 1 हो। हाँ बेटा जल्दी करिए, बोलिए। आ रहा है समझ में? का योग 1 हो तो उसे हम प्रथम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए जी, अब आपने लिख लिया हो तो अब उसको थोड़ा सा एक आध उदाहरण से भी देख लीजिए, एबीसीडी वाले से भी देख लीजिए। देखें, कोई एक अभिकारक ए है जो किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, समझ रहे हैं? तो जैसे हमने कह लिया, माना कोई एक अभिकारक ए किसी उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ओके? तो इसलिए अभिक्रिया का वेग, बोलो, ए अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 नहीं लिखा गया है। आप जानते हैं कि किसी के ऊपर अगर कोई घात न हो तो उसे 1 माना जाता है। तो भी बराबर बोली के और 1 लिख सकते हैं, न भी लिखे तो 1 है। तो चूंकि घात की संख्या इसलिए यह प्रथम अभिक्रिया की कोटि है। समझ आ गई भाई? तो भी बराबर के ए के सक्रिय द्रव्यमान के पावर 1। अब पूछिए, कोई दिक्कत? समझ आ गई है कि अभी प्रॉब्लम कर लीजिए। ठीक है, हाँ संतोष, आपको कोई दिक्कत है? आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2। देखिए, हीट किए जाने पर यह नाइट्रोजन गैस और पानी में टूट रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिए, ये नाइट्रोजन और ये देखिए पानी। तो अब बोलो, अगर आप क्रिया का वेग निकाल लें तो इसलिए वेग प्रोपोर्शनल टू, यही ना अभिकारक है, हमें तो अभिकारक से मतलब है। NH4NO2 का सक्रिय द्रव्यमान, बोलो बराबर करेंगे तो K NH4NO2 के पावर 1।
तो इसलिए घात 1 है, अतः फर्स्ट। अभी समझ आ गई? अब यही भी बराबर के हो गया होता तो 0 हो जाता। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। अब कहाँ चलेंगे हम लोग? द्वितीय अवक्रिया की कोटि में। फिर चला जाए। तो मुझे लग रहा है द्वितीय अवक्रिया की कोटि अब समझ गए। अब एक ही लाइन से सारा डीलिंग है। बोलिए। यदि किसी हो रही अवक्रिया में अवक्रिया का वेग उसके अभिकारक के घातों के का योग 2 हो, सही है, तो उसे हम लिख दीजिए। यदि किसी हो रही अवक्रिया यदि किसी हो रही अवक्रिया में हो गया बेटा, अवक्रिया का वेग हो गया, अवक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान की सांद्रताओं के घातों का योग 2 हो, अथवा वह दो सांद्रता पदों पर निर्भर करता दो सांद्रता पदों पर, तो उसे हम द्वितीय अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द्वितीय अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये जो लाइन लिखे हैं समझ आया आपको? यानी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, कितने अभिकारक पदार्थ की सांद्रता 2 के पद पर डिपेंड करे। 1 पे करे तो फर्स्ट है, 9 करे तो 0 है। और उसी तरह घात में चलो तो घात की संख्या का योग 0 है तो 0 ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर और 2 है तो सेकंड। अब एक उदाहरण देके बताते हैं। आइए देखिए, देखिए कोई एक अभिकारक ए बी के साथ क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो बताइए अब आपके वेग के नियमानुसार इसकी अभिक्रिया का वेग ए के सक्रिय द्रव्यमान और बी के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो अब जो ये निर्भरता है केवल एक पर कि 2 पर, इसलिए अतः भी बराबर की ए इंटू बी। बोलो इस पर भी कोई घात नहीं तो 1, तो इसलिए घातों का योग 1 + 1 बराबर 2, इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभी दिक्कत है? कर लो। नेटवर्क क्या छोड़ दिया?
सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आइए एक आठो रिएक्शन से भी दिखाते हैं। जैसे मेरे पास दो रिएक्शन है, एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बोलिए V प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान। तो V बराबर K H2 पावर 1 I2 पावर 1, इसलिए घातों का योग। ये तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको सुविधा हो जाए, बट आप तो जान ही गए कि ये दो पर डिपेंड हो गया, तो इसलिए ऑलरेडी हो गया। तो अब समझ आ गई। एक और उदाहरण है, तो इसलिए दो है, इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एक सवाल और बड़ा बढ़िया है, एथिल एसीटेट सोडा लाइम से रिएक्शन कर रहा है। CH3COO C2H5 आप पकड़ लिए होंगे, एस्टर कंपाउंड है। दो एल्किल रेडिकल के बीच COO एल्किल एल्केनोएट बायो IUPAC पे लिखते हैं, और ये रिएक्शन कर रहा है सोडा लाइम से। तो बोलिए ये तो अल्कोहल बन गया, ये सोडियम एसीटेट हो गया, CH3COO। अब चूंकि ये पढ़ाई इतना दिन हो गया है कि अब तो आप लोगों को एकदम से भर्राटा याद हो गया होगा, तो वो आपके अपने व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर है। जो पढ़े होंगे तो याद हो गया होगा। तो देखिए इस पर भी और इस पर भी, तो इसलिए भी प्रोपोर्शनल टू CH3COOH C2H5 आएगा, तो इसको बिगड़ना पड़ेगा, नेटवर्क छोटा है। चले बेटा, अब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तृतीय अवक्रिया की कोटि। अब मुझे लगता है आप लोग इसको भी समझ गए कि जब किसी हो रही अवक्रिया का वेग अभिकारक के तीन पदों पर डिपेंड करेगा, अर्थात उसके घातों का योग 3। तो लिख लीजिए, यदि किसी हो रही अवक्रिया में अवक्रिया का वेग तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करे, अथवा उनके घातों का योग 3 हो, घातों का योग 3 हो, तो उसे हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी तृतीय अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तृतीय अवक्रिया की
कोटि कहते हैं। अब सही है। अब आइए एग्जाम्पल से भी दिखा देता हूँ। चलिए बेटा, अब जैसे देखिए एक अभिकारक ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ये तीनों मिलकर कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। समझे बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए अब क्रिया का वेग इज इक्वल टू ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू सी का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक बात है। अतः भी बराबर के बी इंटू सी। अब आप देख सकते हैं तीन पदों पर निर्भर है, इसलिए अब क्रिया की कोटि तीन हुई, या फिर घातों का योग ले लीजिए। तो बोलिए इनके ऊपर एक एक घात है, तो 1 + 1 + 1 बराबर 3। आया बेटा? अब कोई दिक्कत? ओके, इसी तरह एक और दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्राइट फॉर्म कर रही है। बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैलेंस। अब बोलिए इसके दो मॉलिक्यूल और इसके एक, अर्थात अगर इसका क्रिया का वेग निकालने तो बोलो इसके घाते 2 गुणे ऑक्सीजन के घाते 1। तो देखिए इसकी सांद्रता के दो पद हैं, इसके एक, कुल मिला के 3। तो इसलिए भी बराबर के NO⁻2 O2 पावर 1। अतः घातों का योग 2 + 1 = 3rd। तो इसलिए कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, बैठिए। 2NH3 ये प्रोडक्ट दे रहा था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये उत्पाद है बेटा, ये अभिकारक है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। जब हमने हीट किया तो ये सारा टूट के ये दे दिया। तो मैंने आपको ये समझाया कि जब ये पूरा का पूरा ही अपक्रिया में पार्टिसिपेट कर जाता है तब वो जीरो रहता है, और जब उसके मॉलिक्यूल टूटते रहते हैं, रिएक्ट होते रहते हैं संघटनवाद थ्योरी के अनुसार, तब कितना टूट के उसकी सांद्रता पे गया, तब वो डिपेंड करेगी कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। और जब टोटल हो गया पूरा खत्म, एक ही बार में खत्म, तब वो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ ये कर रहा है, तो जहां कर रहा है वो कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, कितना उसके अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो उस पर निर्भर करता है। अर्थात हम यहाँ की शर्त को देख करके नहीं पता लगा सकते, ये पता लगा सकते हैं कि वो कह क्या रहा है। अब समझ आ गई? तो इसलिए जो थ्योरी है उसी थ्योरी से आप चलेंगे। अब इस सवाल में देख लिया 2 है तो सोचे कि अब वहां क्यों नहीं 2 है, तो अब गलत ना आप सोच रहे हैं, तो सोचने का दृष्टिकोण आपको सही रखना पड़ेगा। जहां निर्भर ही नहीं कर रहा है वहां 2 नहीं 10 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां निर्भर कर रहा है वहां 2 है कि 3 है कि 1 है कि 2 है कि 10 है, उस पर निर्भर करेगा, तो फर्क पड़ेगा। तो वहां बात तो साफ कही गई कि वहां निर्भर ही नहीं करता, तो निर्भर नहीं करता तो आप इसके मॉलिक्यूल को उसके पावर क्यों लेके जा रहे हैं?
जा रहे तो गलत जा रहे हैं ना, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता। और कोई प्रॉब्लम? और किसी का कोई डाउट्स? तो इसीलिए कोई थ्योरी को जहां की थ्योरी है उसमें अप्लाई करिए। किसी एक घटना को देख लिए लगेंगे पीछे वाली देखने, तो उसका थ्योरी है कि वो निर्भर नहीं करता और आप निर्भर जबरी करवा रहे हैं। हाँ जी, नहीं द्वितीय नहीं कहेंगे ना, यहाँ दो अभिकारक भाग ले रहे हैं। ये कहाँ कर रहा है? ये द्वितीय ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। यदि ये कहता कि अपक्रिया कर रहा है तब हम लेके जाते तो द्वितीय ऑर्डर होता, लेकिन जब वो कह रहा है कि अपक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो जहां नहीं करता वहां ये डिपेंड नहीं करेगा, जहां करता है वहां जितना करेगा उतने के अनुसार हम उसको घोषित करेंगे। हाँ, और पूछ लो। हाँ, ओके हो गया। द्वितीय कोटि में द्वितीय का नियम लगाओ, तृतीय का रूल है तृतीय का लगाओ, ये मेरा कहना है। श्योर हो गया भाई? तो अभी हम कहाँ चल रहे थे? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि चौथे में। तो अब समय ज्यादा हो गया इसलिए हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट डे के लिए, प्रभाजी कोटि की अभिक्रियाएं। क्योंकि मौसम आज काफी लेट खुला है, अभी पता नहीं बाहर का क्या स्थिति है, मैं नहीं जानता। नहीं, धूप तो हो गई है लग रहा है, लेकिन कल से भी आज ज्यादा लेट हुआ, तो इसीलिए मैंने 10 बजे रखा था। नहीं तो आज दिमाग में यही था कि मौसम खुल जाएगा तो आज हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ेंगे, लेकिन अब समय सबको देखना है ना, उपाय निकाल लीजिए। बायो के लिए तुरंत ऑनलाइन हो रहे हैं बस।